करतारपुर सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि रूहानी रिश्ता है। ऑपरेशन संदूर में सिखों का इनके साथ ना खड़ा होना ये पनिशमेंट है। दोनों पंजाबों को इन्होंने पानी में डुबोया और जैसे पंजाब में हमारे बिल्कुल इनकी तरफ से कोई इमदाद नहीं थी। हम तो ये समझते हैं कि अगर हमें खतरा है तो इंडियन एजेंसी से। क्या मजहबी आजादी सिर्फ तकरीरों की हद तक है? खालिस्तान बनाए बिना और कोई चारा या और कोई ऑप्शन बाकी नहीं। जितना रिस्पेक्ट उनके ऑफिशियल्स और उनके सिक्योरिटी वाले सिखों का करते हैं और उनके रेंजर से लेके आम जो है वो स्टेट पुलिस तक, वो 24 घंटे, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी नहीं पूरी होती, लेकिन वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जब तक अखीरला सिख पाकिस्तान से चला नहीं जाता है, जो कि पिलग्रिम के तौर पे आया था, वो आराम से नहीं बैठते। मोदी का या आरएसएस का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। इनके साथ इवन भूटान जैसा मुल्क भी खड़ा होने को तैयार नहीं होता है। बड़े मुल्कों में जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, जो इंडिया जिस तरफ बढ़ रहा है, तो वो टूटते हैं। गुरु नानक का दर्शन वो रास्ता है जिसके खुलने पर एक पूरी कौम ने सुख का सांस लिया था। करतारपुर सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं बल्कि रूहानी रिश्ता है, जमीन से आकाश तक जुड़ा हुआ एक नूरानी रास्ता। लेकिन एक बार फिर वही दरवाजा बंद कर दिया गया। भारत ने बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी पर अपने ही सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। सवाल यह है कि क्या मजहबी आज़ादी सिर्फ तकरीरों की हद तक है? क्या क्रिकेट मैच, फिल्मी तबादले, तिजारत और टूरिज्म जारी रह सकती है मगर सिख अपने मुक़द्दस दरबार के दर्शन नहीं कर सकते? आज हम बात करेंगे भारतीय हुकूमत के मजहबी तासुब, करतारपुर की बंदिश और सिख कौम के जज्बात से खेले जाने वाले खेल पर। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिस्तान अफेयर्स यूएसए के सदर डॉक्टर अमरजीत सिंह, जो मजहबी आज़ादी, सिख सियासत और खालिस्तान तहरीक पर दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया अमरजीत सिंह, आपने वक्त दिया हमें। ये बताइए कि इस वक्त आप किस तरह से भारत के इस फैसले को देखते हैं जो पाकिस्तान में सिख यात्रियों के आमद पर पाबंदी लगाई गई है? क्या ये कोई सियासी चाल है या फिर इसके पीछे कुछ और हिकमत अमली नजर आती है? देखिए, हकीकत तो ये है कि 47 के बाद कभी भी भारत की सरकारों ने ये नहीं चाहा कि सिखों और मुसलमानों या ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब या पाकिस्तान के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात रहे। नफरत फैलाई गई लंबा वक्त। इवन हम देखते हैं कि करतारपुर साहब कॉरिडोर की जब प्रपोजल आई तो लंबा वक्त जो डिले था वो भारत की तरफ से ही था। और 2019 में जब ये डिक्लेयर किया हुआ था कि 9 नवंबर 2019 को ये खोला जाना है करतारपुर कॉरिडोर, तो उसी साल उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर का, और उसका सूबे का वजूद भी खत्म कर दिया। वो चाहते थे कि करतारपुर साहब कॉरिडोर का भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान कहे कि आपने कश्मीर के साथ ऐसा किया है, हम इस प्रोजेक्ट को ही जो है वो क्लोज कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इसकी शुरुआत हुई और इन 5-6 सालों में जितनी मोहब्बत, जितना प्यार दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे से देखा, ये भारत सरकार की आंखों में भी खटक रहा था। और दूसरी बात, जो सो कॉल्ड इनका ऑपरेशन संदूर के दौरान जो सिखों का रोल है, पहली बार हुआ है पिछले 77-78 साल में कि सिखों ने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है, हम भारत के साथ नहीं है। और इसकी सजा के तौर पे ही मैं देखता हूँ ये जो 2-3 कदम, इसको मैं ऑपरेशन संदूर पार्ट 2 का नाम देता हूँ सिखों के खिलाफ। सबसे पहले तो इन्होंने करतारपुर का वीजा या करतारपुर जो जाने की परमिशन थी इमीडिएट उसके बाद जो बंद कर दी, जबकि बाकी चीजें जो व्यापार है भारत का पाकिस्तान के साथ, कराची से और दूसरे बंबई से, वो बराबर जारी है। वाघा से बंद किया, करतारपुर जाने के ऊपर पाबंदी लगाई, फिर जो वाटर को एज ए वेपन यूज किया, दोनों पंजाबों को इन्होंने पानी में डुबोया। और जैसे पंजाब में हमारे बिल्कुल इनकी तरफ से कोई इमदाद नहीं थी, पंजाब के लोगों ने ही एक दूसरे की मदद की। और अब जबकि गुरु नानक पातशाह का हम प्रकाश पुरब कहते हैं, प्रकाश रोशनी को कहते हैं, बर्थ एनिवर्सरी के लिए ये हमारा मजहबी अल्फाज है,
जो कि एक 3,000 का जत्था हर साल, और ये कोई नई बात नहीं है, नेहरू लियाकत अली पैक्ट 1950 में हुआ था, उसके बाद से ये बराबर जारी है। सो ये हमारे लिए इस किस्म की पाबंदी लगाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और हम तो ये समझते हैं कि अगर हमें खतरा है तो इंडियन एजेंसीज से, और इस बात का सिख सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑलरेडी। जो अलग अलग हमारी एसजीपीसी है, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने भी ऑफिशियल प्रोटेस्ट किए हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये ऑपरेशन संदूर में सिखों का इनके साथ ना खड़ा होना, ये पनिशमेंट है। वो हमारे ये ऐसे ही है जैसे किसी मुसलमान के ऊपर पाबंदी हो कि वो मक्का मदीना नहीं जा सकता। ननकाना साहब और करतारपुर साहब हमारे लिए मक्का मदीना का रुतबा रखते हैं। सो ये हमें सजा के तौर पे दिया। लेकिन इससे एक पॉजिटिव बात यह है कि सिखों को भारत के नक्शे में बार बार ये समझ आ रहा है कि भारत के साथ रहने से हमारा कोई मसला हल नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारे लिए अपना मुल्क खालिस्तान बनाए बिना और कोई चारा या और कोई ऑप्शन बाकी नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप खुद भी पाकिस्तान गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात हो या उनकी बरसी का मौका हो आते रहे हैं, शिरकत करते रहे हैं, तमाम तर तकरीबात अटेंड की हैं। आपका अपना क्या तजुर्बा है कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं? क्या वाकई कोई नाक़िस इंतज़ामात होते हैं या जिस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है वो काबिल तारीफ़ है? समीन जी देखिए, अगर ईमानदारी के साथ मैं इसका जो है वो एनालिसिस करूं, क्योंकि जो अलग अलग जत्थे इन सालों में वहां जाते रहे हैं, यहाँ से भी क्या है, दो बातें जो हर पिलग्रिम उसके मुंह से निकलती हैं। वो कहते हैं, पहली बात तो ये कि अगर मोहब्बत लफ्ज के अर्थ समझने हैं तो पाकिस्तान में जाके देखो कि सिखों के साथ आम अवाम भी कितनी मोहब्बत करते हैं। ये पहला रिएक्शन होता है। दूसरा होता है कि जितना रिस्पेक्ट उनके ऑफिशियल्स और उनके सिक्योरिटी वाले सिखों का करते हैं, और उनके रेंजर से लेके आम जो है वो स्टेट पुलिस तक, वो 24 घंटे, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी नहीं पूरी होती, लेकिन वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जब तक अखीरला सिख पाकिस्तान से चला नहीं जाता है, जो कि पिलग्रिम के तौर पे आया था, वो आराम से नहीं बैठते। उनका वर्तारा भी रिस्पेक्टफुल होता है। और हर जगह अब तो इवन जो है वो कमांडोज, अगर ननकाना साहब के साथ साथ, क्योंकि यहाँ अमेरिका से भी अब टूर ले जाने वाले ग्रुप हैं, वो होटलों में ठहरने का प्रबंध भी करते हैं, और पूरी सिक्योरिटी की गाड़ी होती है जब वो पंजा साहब या रूडी साहब या सच्चा सौदा, क्योंकि 12 के करीब ऐसे, या करतारपुर साहब, जहाँ पे उनको लेके जाते हैं, क्योंकि ननकाना साहब सेंट्रल फंक्शन होता है। लेकिन उसके बाद 8-10 और ऐसे गुरुद्वारे हैं, हसन अब्दाल पंजा साहब तक, जो कि बिल्कुल आगे भी पीछे भी पूरी सिक्योरिटी होती है, और वो पूरी तरह अपने आप को महफूज समझते हैं। देखिए, हमें तो जब भी इवन सिक्योरिटी के एंगल से भी पाकिस्तान में हमारी जो वो कंसर्न रहा है, वो पाकिस्तानी लोगों या उनके और से नहीं, मुझे हमेशा ही ये खौफ रहता है कि भारत की एजेंसियां जो कि घबराहट में हैं कि इन दो कौमों के करीब नजदीकियां बढ़ रही हैं, अगर कभी खुदा ना करे कभी ऐसा हो, अगर कभी कोई भी वहां वायलेंट एक्शन हुआ, तो उसके लिए भारतीय एजेंसियां जिम्मेवार होंगी, क्योंकि उनसे खौफ है। क्योंकि जो कुछ उन्होंने इवन अब जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में किया, लेकिन इससे पहले शायद बहुत लोगों को याद ना हो कि 20 मार्च 2000 को जब प्रेसिडेंट क्लिंटन दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के चिट्ठी सिंहपुरा गांव में 35 सिखों को घरों से निकाल के गुरुद्वारे की दीवार के साथ खड़े करके गोलियों से भून दिया गया था। और ये बात इवन प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, जब उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन एल्ब्राइट रिटायर हुई, तो उन्होंने किताब लिखी माइटी एंड अलमाइटी, और उसका फॉरवर्ड प्रेसिडेंट क्लिंटन ने लिखा। उसने कहा कि हिंदू मिलिटेंट्स ने होली के दिन जब मैं दिल्ली में पहुंचा 35 सिखों का कत्लेआम किया। ये प्रेसिडेंट क्लिंटन का कहना है, और आज तक भी। और जब सिखों में इसके खिलाफ आवाज उठी तो उन्होंने उसके करीब पथरी बाला है
वहां से 5 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को उठा के उनको मार दिया और कहा कि जी ये लश्कर तैयबा के पाकिस्तान से आए थे। बाद में पता लगा कि वो तो साथ के गांव के बेगुनाह कश्मीरियों को उठाया गया था। तो अगर ये विद इन भारत इस किस्म का ऑपरेशन कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में अगर कभी भी कुछ हुआ तो ये भारतीय एजेंसियों की जो है वो उनकी हरकत होगी। पाकिस्तान में हम बिल्कुल अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि ये पहला मौका है कि ऐसी कोई पाबंदी आयद की गई है या इससे पहले भी इस तरह की पाबंदियां आयद की जाती रही हैं? ये तो रहा कि पाकिस्तान की तरफ से एक वक्त में लिमिटेड लेवल पे ही वीजे दिए जाते थे, लेकिन अब तो ऑनलाइन वीजा का प्रोविजन भी है, पहली बात। दूसरा, 65 और 71 के वक्त जब भारत पाकिस्तान जंग हुआ तब कुछ दिनों के लिए जो है वो रुकावट थी, और जब जून 84 का घलूघारा हुआ, भारतीय फौज ने दरबार साहब पे हमला किया, तब उस वक्त एक्चुअली एक सिखों का जथा पाकिस्तान में था ऑलरेडी, क्योंकि गुरु अर्जन साहब का शहीदी दिन जो कि लाहौर में डेरा साहब में मनाया जाता है, वहां था वो जथा, वहां लंबा वक्त रुका। लेकिन इवन जंगों के बाद भी 65 और 71 के सिर्फ कुछ देर के लिए अगर उन दिनों में कोई गुरपर्व था तो उनको नहीं इजाजत थी। अदरवाइज इस लेवल पे जैसे आज की बिल्कुल ब्लैंकेट जो है उन्होंने बैन लगा दिया है कि भारत से कोई जा ही नहीं सकता, ये पहले कभी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि भारत के अलावा दीगर ममालिक में रहने वाले जो ओवरसीज़ सिख कम्युनिटी है या जो डायस्पोरा जिसको कहा जाता है कि बरतानिया, कनाडा या अमेरिका में मुकीम जो आपके कम्युनिटी के तमाम तर रहनुमा हैं, उनका इस वक्त क्या तरीक़ाकार है या क्या हिकमत अमली तय की जा रही है इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए कि इस मरतबा तो पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आइंदा तकरीबात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए ऐसी पाबंदियों को रोका जा सके? क्या कोई इस सिलसिले में लाहे अमल तय किया जा रहा है? देखिए, पंजाब में जो एक सिख तहरीक के लीडर हैं, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के सरदार सिमरनजीत सिंह मान, जो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, उन्होंने कल कॉल दी है डायस्पोरा सिखों को कि यहाँ तो हम पे पाबंदी है, बड़ी गिनती में बाहरले मुल्कों से सिख पाकिस्तान जाएं ननकाना साहब में गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब मनाने के लिए। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ बहुत रंज है, गुस्सा है, और ये जो हमारी आजादी की तहरीक है, बेशक फ्लिप साइड एक तरफ भारत के हमारे सिख भाई बहन ननकाना साहब के दर्शनों से महफूज रहेंगे, उससे वंचित रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इस बात ने सिखों में ये एहसास को और मजबूत किया है जो आर्टिफिशियल फ्लड्स के बाद हुआ, और अब इस एक्शन से कि भारत सिखों के साथ दुश्मनी कमा रहा है और हमारे लिए खालिस्तान की कायमी के बिना और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। तो अमरजीत साहब, जब ये इतने तमाम तर मसाइल का सामना है सिख कम्युनिटी को और जो जिद्दोजहद आप लोगों की एक तवील अरसे से जारी है अलहदा रियासत के क़याम के हवाले से, तो इन तमाम तर हालात में आपको लगता है कि आपका ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? क्या खालिस्तान एक अलग रियासत, एक अलग आपकी सरजमीन जो है वो तश्कील उसकी मुमकिन होती हुई नज़र आ रही है, वजूद में आ सकेगी? हकीकत ये है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई तो सिख तीसरी पार्टी थे ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। सिखों ने अपनी किस्मत भारत के साथ इसलिए जोड़ी क्योंकि जो गांधी नेहरू ने प्रॉमिसेस किए थे कि कोई भी ऐसा आइन भारत में नहीं बनेगा जो सिखों को मंजूर ना हो, और दूसरा नेहरू का था कि हम भारत के नॉर्थ में उनको एक ऐसा खिता देंगे वेयर दे में आल्सो बी एबल टू एक्सपीरियंस द ग्लो ऑफ फ्रीडम। ये एग्जैक्टली नेहरू के लफ्ज हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आइन बन रहा था तो उन्होंने सिखों को तो एक अलग मजहब के तौर पे रिकॉग्नाइज करने से भी इनकार कर दिया। 2 सिख रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने कहा दिस इज बिट्रेयल ऑफ द सिख्स, दिस इज बिट्रेयल ऑफ द प्रॉमिसेस मेड टू द सिख, वी रिजेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और सिखों ने भारत के आइन पर दस्तखत नहीं किए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि खालिस्तान की स्ट्रगल में कुछ लोगों की खुशफहमी नहीं है या विशफुल थिंकिंग नहीं है, इसकी रूट्स तभी से हैं क्योंकि हमने भारत के आइन को माना नहीं है। इसके बावजूद
37 साल 47 से 1984 तक सिखों ने कोशिश की कि भारत के आइन में रहते हुए कोई सॉल्यूशन ऐसा निकले जहां के हमारा कल्चर, हमारा मजहब, हमारी तहजीब वो सेफ हो सके। लेकिन जून 84 जब हमला हुआ, फुल स्केल अटैक हमारे सैंक्टम सैंक्टरम दरबार साहब अकाल तख्त पे, तब सिखों ने कहा कि नो मोर विद हिंदू इंडिया। और ये स्ट्रगल अब ऑलमोस्ट 40-41 साल हो गए हैं जून 84 के वाकया को। अब इसकी रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे है। पंजाब में भी हम देखते हैं कि पंजाब में 2 कैंडिडेट्स पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन में सिखों ने खड़े किए थे एमपीज के लिए। एक तो शहीद बेअंत सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी को सजा याफ्ता किया, उसको खड़ा किया था फरीदकोट की सीट से, वो बड़ी मेजोरिटी से जीता। दूसरा भाई अमृतपाल सिंह जिनको अब डिब्रूगढ़ जेल में पिछले 3 साल से जो है वो उन्होंने सिक्योरिटी एक्ट के तहत रखा हुआ है, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से अपनी सीट जीती। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पंजाब में भी खालिस्तान तहरीक की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। और बाहर जैसे आपने कहा पिछले 3-4 साल में जो 5 आइज कंट्रीज में रेफरेंडम हुए हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और ये प्रोसेस बराबर जारी है, वहां सिखों ने अभी 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में था, हजारों की गिनती में लोग 3-3 घंटे बड़ी 2-2, 3-3 लाइनें लगी हुई हैं, वो वेट कर रहे हैं कि उन्होंने जाना है। सो सिख कौम एक जिंदा कौम है, जुल्म के सामने हम झुकना नहीं जानते और हमने कंक्लूड कर लिया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि पहली बार है कि वेस्टर्न पावर जिनकी कभी दिलचस्पी नहीं थी खालिस्तान की मूवमेंट में 80s में 90s में, अब क्योंकि इंडिया ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सहारा लिया, उन्होंने पाकिस्तान में भी किलिंग की, सिख एक्टिविस्ट की, कश्मीरी एक्टिविस्ट की, और कनाडा में 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तान रेफरेंडम के कन्वीनर थे, उनका गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स में ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट जो कि अमेरिकन एजेंसियों ने जिसको नाकामयाब किया। सो भारत का इमेज एज ए रोग स्टेट आज वेस्टर्न पावर्स के सामने है। और खालिस्तान की मूवमेंट जिसको भारत ने टेररिज्म बना के बाहरले लोगों को भरमाया हुआ था, अब खालिस्तानी एक्टिविस्ट अल्फाज इस्तेमाल होता है जितने भी अमेरिकन मीडिया में, प्रिंट या डिजिटल मीडिया में जो भी कवरेज होती है। सो खालिस्तान की मूवमेंट इस वक्त अरूज पे है। हाँ, जो कुछ चल रहा है भारत और अमेरिका के रिलेशंस में, हम कहीं ना कहीं ये होप भी देख रहे हैं। अभी कल अमेरिका और बांग्लादेश की फौज ने जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं। नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका की दिलचस्पी है। कश्मीर के मुद्दे पे अगर हम मार्को रूबियो की स्टेटमेंट देखें, जब 10 मई को सीज फायर करवाया गया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पे दोनों मुल्कों की किसी न्यूट्रल जगह पे ऊपर बातचीत होगी। सो भारत समझता था कि उसने कश्मीर का मुद्दा खत्म कर दिया है, पर अब कश्मीर का मुद्दा भी फ्रंट बर्नर पे है और खालिस्तान का मुद्दा भी यहाँ इसको अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में, जस्टिस डिपार्टमेंट में, व्हाइट हाउस में मैंने कुछ डेलीगेशन लीड किए हैं इन साल 2 साल के पीरियड में, तो इनकी काफी गहरी दिलचस्पी है। किस लेवल पे ये इंटरवीन करेंगे, कब करेंगे, ऑब्वियसली इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज खालिस्तान का लफ्ज अछूता नहीं है। खालिस्तान का मतलब कोई दहशतगर्दी नहीं है। खालिस्तान एक जिंदा जागती जो है वो हमारी स्ट्रगल है जिसकी रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए कि जो नज़रिया है मोदी सरकार का, या जो नज़रिया है इस वक्त भारतीय हुकूमत का कि जी वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बात करते हैं अखंड भारत की, तो इस नज़रिए के तहत इस वक्त तमाम तर ये सिलसिला हमें नज़र आता है, तमाम तर हिकमत अमली हमें नज़र आती है, उनकी जो पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं मोदी सरकार की जानिब से। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसीज़ मोदी के फेवर में काम कर रही हैं या उसके अगेंस्ट जा रही हैं? क्योंकि इन तमाम तर पॉलिसीज़ का हम अपोजिशन की तरफ से जो देखते हैं, नताइज सामने आ रहे हैं या जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो तो एंटी मोदी हमें नजर आ रहा है। और मुस्तकबिल भी ऐसा लगता है कि अब भारत अगर तरक्की करेगा तो मोदी के बगैर करेगा, मोदी के साथ मुमकिन नहीं। पहली बात तो ये समझने वाली है कि कभी भी अखंड भारत रहा ही नहीं है। यही बिल्कुल फॉल्स थ्योरी है। और अगर आप हिस्ट्री के
दिलचस्पी से देखें, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ आज से लगभग 2500 साल पहले, तो उस वक्त 570 जो है वो अलग अलग किंगडम थे भारत में। सो पहली बात तो यही इनका एक झूठा प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, जो मोदी को अब चैलेंज हुआ और पाकिस्तान एक इंटरनेशनल पावर के तौर पे और पर्टिकुलरली रीजनल पावर में उन्होंने भारत को पछाड़ा 4 रोजा मिसाइल ड्रोन जंग में, मोदी का या आरएसएस का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश और नेपाल, जिनको ये एक प्रॉक्सी स्टेट्स के तौर पे ही वो रन कर रहे थे, वहां शेख हसीना थी और वहां पे कभी किंगडम था जो कि, और नेपाल पहला एक डिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र था। आज हालात ये हैं कि इनके साथ इवन भूटान जैसा मुल्क भी खड़ा होने को तैयार नहीं होता है। तो हमें ये लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बड़े छोटे मुल्कों में रिजीम चेंज होता है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में हुआ। बड़े मुल्कों में जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, जो इंडिया जिस तरफ बढ़ रहा है, तो वो टूटते हैं। जैसे सोवियत यूनियन 15 टुकड़ों में टूटा, यूगोस्लाविया के 7-8 टुकड़े हुए। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट भी और यहाँ वेस्ट की तरफ खालिस्तान और कश्मीर भी बहुत जल्द जो है वो इनका हिस्सा नहीं रहेंगे। ये जिसको अखंड भारत कहते हैं, वो इनफैक्ट गंगा जमुनी तहजीब, जो कि गंगा और जमुना के विचकार जो इनकी 5 रियासतें हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, बिहार है, इतना ही भारत रहेगा जितना के मुड कदीम से ये रहा है। बहुत शुक्रिया अमरजीत सिंह आपका। दुख सिर्फ इस बात का नहीं कि एक बार फिर रास्ता रोका गया, दुख इस बात का है कि गुरु नानक के मानने वालों को उन्हीं के गुरु के दर्शन से महरूम कर दिया गया। करतारपुर सिर्फ सरहद पार एक मकाम नहीं, बल्कि एक राब्ता है, अकीदे से, रूह से और तारीख से। भारतीय हुकूमत का ये अमल सिर्फ सफरी पाबंदी नहीं, बल्कि ये शनाख्त पर हमला है, अकीदे पर ज़रब है और इंसानियत की मुंह पर तमाचा है। आज की गुफ्तगू में हमने सिर्फ एक सरहदी रुकावट की बात नहीं की, बल्कि इस खामोश जंग की निशानदही की है जो बरसों से सिखों के जज्बे, उनकी इबादत और उनकी खुददारी के खिलाफ लड़ी जा रही है। गुरु नानक का पैगाम मोहब्बत, अमन और सच्चाई था, और आज दुनिया को फैसला करना है क्या वो गुरु नानक के साथ खड़ी है या इन कुव्वतों के साथ जो रूहानी दरवाज़ों को बंद कर रही हैं। ये सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि ज़मीर का सवाल है।